सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दा विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव। आप हैं हमारे साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रश्नों की श्रृंखला में। आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आज का जो लेवल है वो लेवल 1 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉम्पैक्ट वे में आपको सिखाने और समझाने का प्रयास किया गया। आप लोग उसे बहुत अच्छे से एंजॉय किए। आज हम लोग उसके आगे चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हम लेवल 1 के कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, फिर लेवल 2 और फिर लेवल 3, फिर उसके बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग आज लेवल 1 में सॉल्व करेंगे। प्रश्नों की भाषा अंग्रेजी जरूर है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन हो रहा है वो हिंदी में ही हो रहा है। हिंदी अंग्रेजी मिक्सअप हो रहा है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, जो पढ़ना चाहते हैं और जो ध्यान से इसको सुनते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा मेरा प्रयास है और ऐसा मुझे भरोसा भी है। तो हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग अपने इस प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। और इस सीरीज का जो आपका पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर सामने रहा। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का जो एक्सपेरिमेंट था, वैद्युत विसर्जन का जो प्रयोग था, जिसमें आप लोगों ने कैथोड रे की डिस्कवरी की थी, इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन था? हाई वोल्टेज, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई वोल्टेज, लो प्रेशर, लो वोल्टेज, हाई प्रेशर, लो वोल्टेज। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमने जो प्रेशर रखा था 10 टू द पावर -3, दैट इज वेरी लो प्रेशर, एंड वोल्टेज जो था मोर देन 10,000 वोल्ट। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। यानी करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1। मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन ये है, smallest particle of the element that take part in chemical reaction and may exist or may not exist independently। क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है किसी भी तत्व का वो छोटा से छोटा रूप जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है जैसे कि अक्रिय गैस, और नहीं भी रह सकता है जैसे उनके अलावा जो दूसरे तमाम एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब मेरे दोस्त, हम लोग बात कर रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल में जो उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, दैट इज योर एटम। एटम ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगला क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। याद कीजिए भैया, सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की हमने बमबारी की थी। ये प्रयोग किसने किया था? अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग, ये प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने, क्योंकि चैडविक से न्यूट्रॉन की खोज हुई, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी, जो इलेक्ट्रॉन के लिए E/m की वैल्यू कैलकुलेट किया, गोल्डस्टीन ने एनोड रे के बारे में डिस्कस किया, तो रदरफोर्ड हमारे थे जिन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का जो ये डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ, यानी स्ट्रक्चर, यानी ये जो आपका है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट से हमने किसकी खोज की? किसी स्ट्रक्चर की? नहीं भाई। एटम की? नहीं। स्पेक्ट्रम लाइन की? नहीं। हमने खोज करी कैथोड रे, और कैथोड रे में हमने बताया कि जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो आपके सभी मैटर में पाए जाते हैं, और उसको हमने फंडामेंटल पार्टिकल मानते हुए आपने उसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट से हुई है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। E/m की वैल्यू, गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको आनी चाहिए, फिंगर टिप पर आनी चाहिए, आपकी जुबानी आनी चाहिए, और ये सिंपल सी बात है कि आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, और जो इसका चार्ज है जो कि ग्राम में दिया गया है, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम, तो ये कूलाम और ये आपका ग्राम। आप इसे सॉल्व कीजिए, वैल्यू आपकी ये निकल कर आएगी। आप कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। आप यहाँ देखिए, पूरा कैलकुलेशन है, आप देखकर समझ सकते हैं। प्रोटॉन के लिए सेम फंडा, आप कैलकुलेट कीजिए, और कैलकुलेट करने के बाद में आप मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? धूमधाम से हम लोग जानते हैं, किसने की?
चैडविक। न्यूटन का तो कोई नाम नहीं भैया, न्यूटन तो अपना फोर्स या लॉ ऑफ मोशन। थॉमसन इलेक्ट्रॉन के लिए जाने जाते हैं, रदरफोर्ड न्यूक्लियस के लिए जाने जाते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। मेरे दोस्त बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमको पता है भैया हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 दैट इज योर प्रोटियम, 1H2 दैट इज ड्यूटेरियम, और 1H3 जिसे आप ट्राइटियम बोलते हैं, 1H3 है, इसे आप क्या कहते हैं, सामान्य प्रोटियम है आपका, ये ड्यूटेरियम है, और ये आपका ट्राइटियम है। और मेरे दोस्त जब ये लेक्चर हम पढ़ रहे थे तो हम ये भी जानते हैं कि इसमें एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक जीरो न्यूट्रॉन, यहाँ पर एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन, यहाँ पर एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, और N/P का जो रेशियो है वो 2/1 है, दैट इज योर 2। और ऐसी सिचुएशन में जिसके लिए भी N/P का रेशियो 1.5 से ज्यादा है उसे आप रेडियो एक्टिव बोलते हैं। और आपके लिए जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है दैट इज योर ट्राइटियम, ट्राइटियम का मतलब 1H3, 1H3 के लिए N/P का रेशियो आपको मिला है 2/1, दैट इज योर 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, तो रेशियो भी वही आ रहा है और साथ ही साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी वही आ रहा है। रेशियो बिटवीन न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन कार्बन एटम एंड सिलिकॉन एटम। भैया कार्बन और परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, कार्बन की बात करो भैया 6C12, सिलिकॉन की बात करो भैया 14, Si 28। किसकी बात कर रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, तो इसमें से आप घटा दीजिए 12 - 6 बराबर आपको मिल जाएगा 6। यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिलेगी 28 में से आप 14 घटा दीजिए, आपको मिल गया 14। और न्यूट्रॉन का जो रेशियो निकालना है किसके किसके बीच में, कार्बन और सिलिकॉन, तो कार्बन में भैया 6, न्यूट्रॉन में आपका 14। आप रेशियो देखोगे भैया 2 से कट जाएगा, 3:7। आपका ऑप्शन आपका ये सही है, क्योंकि जब भी हम किसी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ होता है मास नंबर, यहाँ होता है आपका एटॉमिक नंबर, ये होता है मास नंबर। और न्यूट्रॉन की संख्या, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर हटाइए, आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद भी रखिएगा। जब हम किसी का भी एटॉमिक मास, आपको हम बोले थे मास नंबर और एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। तो एटॉमिक मास में हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए हम कार्बन C12 को हम एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं, और इसके जो मास नंबर है वहां पर हम क्या मानते हैं, इसका जो वेट है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है, तो C12 आपका स्टैंडर्ड है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो एटॉमिक मास इसी इसका जब रेशियो निकालते हैं, इससे रिलेट करते हैं, तो आपको फ्रैक्शन में भी मिलेगा, आपको पॉइंट में भी मिलेगा, बट मास नंबर हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है, तो ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होती है। और इससे जब रिलेट करते हैं तो एटॉमिक मास आपका फ्रैक्शन में आ जाता है। तो यहाँ आप समझ गए, जो आपका फंडामेंटल जो बेसिक स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया गया है एटॉमिक मास यूनिट के लिए, वो आपका कार्बन 12 है। कार्बन का ये जो समस्थानिक है, इस परिभाषा को आप पढ़िए और समझिए, इसे आप नोट भी कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्लोरीन में कितने न्यूट्रॉन है भैया, कुछ नहीं भैया, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक भैया 17 आपको बताया गया है भैया, मास नंबर 37। आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दीजिए भैया, न्यूट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी, 37 में से आप 17 घटाइए, आपकी गणित आपको बता दी होगी कितने भैया हैं, 20 न्यूट्रॉन। मोजले का इक्वेशन, वाओ बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अगर आपको पता है भैया, हमने आइसोटोप पढ़ा था, हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा था, उस समय आपको बहुत सारी चीजें बताए थे। एटॉमिक नंबर के बारे में सबसे पहले किसने क्या बताया, वो बेचारे वो मेरे बहुत बड़े साइंटिस्ट यही दादा थे। दादा की बात करें तो आप इनमें देखिए, अगर आपको इक्वेशन नहीं पढ़ाया गया है, मुझे याद आ रहा है, और आप हो सकता है बहुत अच्छे से पढ़े तो बुक में मिला, E = h, ये प्लांक का इक्वेशन है। mvr/nh/2 ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ये बोर का क्वांटाइजेशन वाला पोस्टुलेट है, ये बोर कॉन्सेप्ट से आया है। और अगर हम इसकी बात करें भैया तो ये हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो ये तीनों पता चल गए, तो ये जो चौथा मुझे नहीं पता चला, यही इक्वेशन है मोजले का। यहां से आपको ये पता चलता है कि जो एटम है उस एटम की प्रॉपर्टी
किस तरह से एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, क्योंकि इससे पहले हम लोग एटॉमिक प्रॉपर्टी, एटम की जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको हम मास नंबर से, एटॉमिक मास से डिफाइन करते थे। बट मोजले ने बताया कि जो एटम की जो प्रॉपर्टी है वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। वहां से इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट निकाला था। हम लोग इसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन 14 जो समस्थानिक है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, हम इसे छोड़ ही देते हैं, आप लोग अपने आप कैलकुलेट करिएगा, बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर आ गया नाइट्राइड। भैया नाइट्राइड लिथियम पर 1+ आता है, नाइट्रोजन पर 3- आता है, इस तरह से फार्मूला बना Ni3n। अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन पर 3- है। आपको बताए थे एनायन, एनायन का मतलब ऋण आयन, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जितने आएंगे उतना निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नाइट्रोजन का आपको मालूम है एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसका मास नंबर होता है 14। तो सीधी सीधी बात है, एटॉमिक नंबर 7 का मतलब इसके पास एटॉमिक स्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन 3- का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने और गेन कर लिए हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए भैया 10। और मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या का योग। आप एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या 7 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, यानी ये वाला ऑप्शन ना होकर के ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। समझ गए मेरे दोस्त? क्योंकि जब किसी पर निगेटिव चार्ज आता है इसका मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, कम हुआ है। तो जितना निगेटिव चार्ज उतना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें आप ऐड कर दीजिए। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन, बहुत सही क्वेश्चन है। खूब अच्छे से हम पढ़ चुके हैं कि एटम एक स्फेरिकल पार्ट है, इसका जो सेंट्रल पार्ट है इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं है, सॉरी, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो आपको आंसर भी मिल गया होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। न्यूक्लियस में यानी नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं तो आपको पता चल गया होगा, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन आइसोटोप ऑफ एन एटम आर। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन का मतलब भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एक साथ जब ऐड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब एक साथ बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो उपस्थित कण हैं इनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। तो भैया नाभिक में कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो इसको हम कहते हैं भैया मास नंबर, और मास नंबर को हम लिखते हैं ए से। आइसोटोप ऑफ न्यूट्रल एटम, किसी भी परमाणु का जो समस्थानिक है वो किस में भिन्न रखता है। भैया आइसोटोप की बात करें तो आइसोटोप के पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, लेकिन मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप समझ गए होंगे, डिफर इन मास नंबर। अगला क्वेश्चन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, ऑक्सीजन का 8, यानी इसके पास 6 और 8 14 इलेक्ट्रॉन है। आप इनमें से सबको पता कर लीजिए भैया किसके पास 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिसके पास जितना एटॉमिक नंबर है उसके अकॉर्डिंग उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए। प्लस चार्ज है तो उतना कम कर दीजिए, माइनस है तो उतना आप और जोड़ दीजिए और कैलकुलेट करिए किसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, और उस तरह से आप अपना आंसर बताइएगा। और बताइएगा कहाँ, कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, ई अप कॉन्स्टेंसी ऑफ ईएम रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन shows that। कॉन्स्टेंसी, वाह, अगर आपको पता हो जब हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब जब हम कैथोड रे की डिस्कवरी कर रहे थे, एनोड रे की डिस्कवरी कर रहे थे, उस समय हम देख रहे थे कि जो कैथोड रे जिस पार्टिकल से मिलकर बना था उसकी जब हमने एनालिसिस की तो उसके लिए E/M का रेशियो कांस्टेंट था।
बट एनोड रे में जो E/m की वैल्यू थी वो डिपेंड करता था कि हम किस गैस को हमने फिल किया है। और ऐसी सिचुएशन में जो मैक्सिमम वैल्यू जब मिल रही थी, मैक्सिमम कब मिलेगी, जब m की वैल्यू मिनिमम हो, यानी मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपने यूज किया था हाइड्रोजन। जब लाइटेस्ट गैस होगी, हल्की गैस होगी, तो E/m की वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी। तो यहाँ पर गैस पर डिपेंड करता था, यहाँ पर किसी पर डिपेंड, इसकी जो वैल्यू थी वो फिक्स थी। ऐसा माना क्यों गया, क्योंकि ये गैस के आयन ही तो थे, यानी जो एनोड रे किस पार्टिकल से मिलकर बना था, ये गैसियस कैटायन से बने थे। बल्कि जब कैथोड रे जिस पार्टिकल से मिलकर बना था उसको बाद में हमने इलेक्ट्रॉन कहा, और ये इलेक्ट्रॉन सभी एटम में प्रेजेंट होते हैं, यूनिवर्सल पार्टिकल था, इसीलिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही थी। तो आप समझ गए होंगे करेक्ट आंसर इसका 2 है। आर्गन एटॉमिक नंबर भैया 18 है, एटॉमिक मास 38 और 40। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भैया, आर्गन हमने कोई कैटायन आयन की बात नहीं की, तो किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जेड की वैल्यू प्रोटॉन की संख्या बताती है, यानी जेड की वैल्यू प्रोटॉन की संख्या बताती है, और एटम के केस में वही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर जेड की वैल्यू 18 तो प्रोटॉन 18 और उतने ही इलेक्ट्रॉन भी। तो आपको आंसर में मिल गया होगा 2, क्योंकि मास नंबर या एटॉमिक वेट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम ज्यादा होते हैं। आयन अगर लगता है तो प्लस चार्ज यानी कैटायन बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी उतनी, माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी बढ़ जाएगी। आपको बिना देर किए हुए आप इसे समझ लेंगे। Among the isoelectronic species, electrons are relatively more than proton। भैया सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है। किस बात में, जहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, यानी ये सिचुएशन आती है एनायन की, ज्यादा आप काउंट करने की जरूरत नहीं है। इसका उल्टा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा, ये किसके लिए आती है, कैटायन के लिए आती है भैया। तो आप देख लो भैया, माइनस चार्ज जिस पर लगाओ उसके लिए कंडीशन, प्लस चार्ज जिस पर लगाओ इसके लिए कंडीशन, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है किसके लिए, सिंपल एटम के लिए। तो आप भैया देख लो भैया, आंसर आपका ये मिल जाएगा। बार बार कैलकुलेट करना मत जी, आप 1 by 1 कैलकुलेट करिए और सीखिए और जानिए। मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, गुड। मेरे दोस्त, अगर इस मोल से आप परिचित हो तो इस मोल का मतलब क्या होता है। वैसे तो मैं मोल पढ़ने के लिए मुझे मोल कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होता है, लेकिन आप बस इतना समझिए, जैसे दर्जन का मतलब 12, आप शतक का मतलब 100, ऐसे ही मोल का मतलब एक संख्या है, और उस संख्या को आप याद रखिए 6.023 गुणे 10 की घात 23, ये वैल्यू है, ये नंबर है। इस नंबर का मतलब 1 मोल, 1 मोल पेन का मतलब इतने पेन, 1 मोल आदमी का मतलब इतने आदमी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब इतने। और आपको मालूम भैया, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है और 1 मोल का मतलब इतने, और इस तरह से आप गुणा भाग करिए और कैलकुलेट कीजिए। चूंकि सारी वैल्यू मिलीग्राम में दी गई है, तो ग्राम को मिलीग्राम में बदलने के लिए आप 10 की घात 3 यानी 1000 से गुणा कर दीजिएगा। यहाँ पर आपने कर भी दिया है, आप कैलकुलेट करके अपनी वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा। संभवतः आपको ये मिलना चाहिए, और अगर आंसर ये मिलेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यक्स और वाई आइसोबार है। पहली बात भैया, यक्स और वाई आइसोबार है, यानी ऊपर की वैल्यू सेम है। मास नंबर 40, मास नंबर 40। यक्स का 19 प्रोटॉन है, इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक 19 है। वाई का 20 है। कोई दिक्कत नहीं है। पूछ क्या रहे हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अरे भैया ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, मास नंबर से एटॉमिक नंबर घटा दो, आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा भैया। 40 में से 19 घटा दो भैया, कितनी वैल्यू मिलेगी, निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, बता दीजिए। एटॉमिक नंबर ऑफ मोस्ट एलिमेंट इज कैलकुलेटेड ड्यू टू वर्क ऑफ। आओ, मास नंबर कैसे पता चलता है, मास नंबर कैसे पता चलता है। ये गोल्ड स्टीन है, इसका करेक्शन कर लीजिएगा। रदरफोर्ड भैया न्यूक्लियस, मोजले एटॉमिक नंबर। और भैया जब चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, और न्यूट्रॉन की खोज करने के बाद में हम मास नंबर या एटॉमिक मास जैसे वर्ड का यूज किया, मोजले ने एटॉमिक नंबर शब्द को प्रयोग किया, रदरफोर्ड न्यूक्लियस की बात करी, गोल्डस्टीन एनोड रे की खोज करी, तो आंसर मुझे बताने की जरूरत है। एटॉमिक नंबर किसने बताया भैया, मोजले। आइसोटोप, ये सारी स्टोरी मोजले। चैडविक
न्यूट्रॉन की खोज करने के बाद में मास नंबर, एटॉमिक बैठा लेंगे। एटॉमिक वेट को हम बहुत पहले से और भी जानते थे, बट बहुत अच्छे से मास नंबर को समझाने में जब न्यूट्रॉन की हमने डिस्कवरी की तो और अच्छे से हुआ। अगला क्वेश्चन आपका है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है भैया, इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है। द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन सोडियम प्लस, अरे भाई जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो प्रोटॉन की वजह से आ रहा है। भाई एटम में अगर सोडियम एटम होता तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते, यानी इलेक्ट्रॉन का जो टोटल नेगेटिव चार्ज है प्रोटॉन के टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर हो जाता, कैंसिल हो जाता। बट जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन कम किया तो एक प्रोटॉन का चार्ज बढ़ गया, और जब प्रोटॉन का चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है तो भैया सेम चार्ज का, ये इतना चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज ऑफ 1 मोल अल्फा पार्टिकल गुरु भैया, 1 मोल अल्फा पार्टिकल यानी 1 मोल का मतलब 6 इंटू 023 इंटू 10⁻23 1 मोल हो गया। अल्फा पार्टिकल की बात करें तो डाई पॉजिटिव हीलियम आयन, और हीलियम आयन पर 2 चार्ज होते हैं। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज या 2 प्रोटॉन का चार्ज गुणे इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और आप जानिए ये 1 मोल का है, अगर हमने 2 से गुणा कर दिया तो 2 मोल का इलेक्ट्रॉन, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज या 2 मोल प्रोटॉन का चार्ज, पॉजिटिव आ जाएगा तो प्रोटॉन का चार्ज मतलब वही है, चार्ज बराबर है। और 2 मोल, आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए, 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, और एक या प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर जो कुछ भी नहीं मिल रहा है चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको आप कैलकुलेट कीजिए। ये 96458 या 95 ऐसा करके कुछ नंबर मिलता है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 96,500 मान करके चलते हैं। इसका मतलब ये जो वैल्यू मिलती है इसको हम एक फैराडे चार्ज कहते हैं, यानी चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चाहे इलेक्ट्रॉन का चाहे प्रोटॉन को बात एक का है, इसको हम एक फैराडे कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक फैराडे कहते हैं। क्योंकि हीलियम के मोल तो एक है बट चार्ज 2 यूनिट है, 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज है, तो भैया 2 फैराडे हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? आप कैलकुलेट करके वहां से देखिएगा, वहां से समझ लीजिए, लेकिन बस इतना जानो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसे आप एक फैराडे कहते हैं। 1 मोल अगर चूंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है तो यहाँ 2 गुणे 1 मोल यानी 2 फैराडे के बराबर हो जाएगा। समझ गए? E/m वैल्यू ए नोट रे इज मैक्सिमम, अभी आपको बताइए तभी सबसे हल्की गैस ले लो भाई। E/m, एम की वैल्यू अगर कम करोगे तो E/m की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो E/m की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी, सबसे हल्की गैस ले लो हाइड्रोजन। और यहीं से हमने प्रोटॉन की खोज, आगे के आइडिया भी मुझे मिला था। एटम आपका है भैया, उसका मास नंबर इतना है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के बाहर इतना इलेक्ट्रॉन है। एटम की बात कर रहा भैया, आप देखो सीधा सीधा, एटम अगर है तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मतलब जेड। और आपसे पूछा क्या जा रहा है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की संख्या का मतलब होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर सवाल में आपको दिया गया है 2Z + 12, एटॉमिक नंबर आपको पता है Z है, आप इसे सॉल्व करिए, 2Z में से एक Z कैंसिल हो जाएगा भैया, Z + 12, सिंपल सा फार्मूला है भैया, Z + 12। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को एग्जाम में पूछा गया है, वही सब ने लिया, इसमें हमको याद नहीं आ रहा है कि कहाँ से ये आया है। अगला क्वेश्चन, पॉजिटिव रे भैया, एनोड रे, अभी हम आपको बताए थे भैया, गोल्डस्टीन अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के बीच में। हाँ, क्वेश्चन तो आपका अच्छा है, और इस अच्छे वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व यूं करिए, प्रोटॉन ले लो भैया और अल्फा पार्टिकल ले लो। प्रोटॉन पर चार्ज कितना, 1, मास कितना है 1, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना 2, मास नंबर यानी एटॉमिक मास यूनिट कितना है, आप यहाँ कैलकुलेट करोगे भैया 1, यहाँ पर कैलकुलेट करोगे 1/2, तो प्रोटॉन के लिए 1,
और इसके लिए हो जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब 0 पॉइंट इतना। सॉल्व करोगे भैया तो 2:1 आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, 2:1 आप कैलकुलेट कर लीजिए और फिर मुझे बताइएगा क्या यही ऑप्शन करेक्ट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़े तो Hd+, वाओ बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछा जा रहा है। आप हाइड्रोजन की बात करो, Hd+, H में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो भैया एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन यहां हो गए। ड्यूटेरियम की बात करें भैया, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ये हो गया भैया ड्यूटेरियम का। ये हो गया भैया H यानी प्रोटियम, यानी जिसे आप H भी कहते हैं। आपने फिर एक प्लस चार्ज भी लगा दिया है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल भी दिया है। अगर इतना आपने कर लिया तो एक इलेक्ट्रॉन भैया यहां से काट दो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से काट दो, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, एक। प्रोटॉन कितना बचा, एक प्रोटॉन यहाँ एक प्रोटॉन यहाँ, 2 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन यहाँ है ही नहीं हाइड्रोजन में, यहाँ पर भैया आपके पास एक न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन हो गया भैया एक। ऑप्शन देख लो भैया, ये एक इलेक्ट्रॉन हो, 2 प्रोटॉन हो और एक न्यूट्रॉन हो। हमको लग रहा है कि क्या यही ऑप्शन सही है, आप देख लीजिए। आइसोटोप भैया, आइसोटोप की सीधी सीधी बात है, क्या जेड की वैल्यू सेम, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट, जेड की वैल्यू सेम, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम, और इलेक्ट्रॉन ही केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, मास नंबर एटॉमिक नंबर सबको समझाते हुए। इसका मतलब ये सब कुछ सही होगा एक्सेप्ट केमिकल प्रॉपर्टी में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो मेरे दोस्त आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। यहां तक मेरी बात आप समझ गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का लिया जा रहा है भैया, ये मिल रहा है m+2, पूछा जा रहा है न्यूट्रॉन की संख्या। देखो सिंपल सी बात, यहां से आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉनिक 2 8 14, आप अगर कैलकुलेट कीजिए 24 इलेक्ट्रॉन इस समय है। इसमें +2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, यानी ओवरऑल इसके पास। और अगर एटम की बात करें यानी यम की बात करें तो यम में 26 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। अगर 26 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब इसके पास 26 प्रोटॉन भी रहे होंगे, और 26 प्रोटॉन का मतलब ये जेड की वैल्यू है। आपसे न्यूट्रॉन की वैल्यू पूछी जा रही है, तो न्यूट्रॉन का मतलब होता है A-Z। ए आपके सवाल में दिया गया है, दैट इज योर 56। जेड आपने भी देख ही लिया 26। क्या आपको मुझे बताने की जरूरत है कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अगर बता दिए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यू ऑफ EM, हाँ भाई ये तो मेरा मन कर रहा है आपको होमवर्क दे दे, बहुत अच्छा है। चलो हम होमवर्क देते हैं, हालांकि नीचे हमने इसकी वैल्यू दे रखी है, लेकिन ये आप पहले कैलकुलेट करिए फिर आप मुझे बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार रुक करके देख लीजिए, क्योंकि अभी हमने आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सबका बता ही दिए हैं आगे चल करके, तो यहाँ केवल एक बार वहां याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आप करके देख लीजिए। अरे ये तो आपका दिख जाएगा। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड shows for the first time that atom has, क्या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में यही तो आपने देखा था कि एटम के अंदर पॉजिटिव सेंटर है, और वो पॉजिटिव सेंटर जो हाईली डेंस है, सारा पॉजिटिव चार्ज सारा मास वहीं पर एग्जिस्ट करता है, और इसको रदरफोर्ड ने बहुत प्यार से न्यूक्लियस कहा था। अगर इतनी बात आप समझ गए तो एलिमेंट हैविंग डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज सेम मास नंबर, न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट, इसका मतलब प्रोटॉन की वैल्यू डिफरेंट, मास नंबर सेम, सारी बात कही जा रही है ये आइसोबार के लिए। मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो, ये भी आपके लिए, अपने आप सॉल्व करो भैया, सब कैलकुलेट कर चुके हैं भाई। जिसका मास कम, E/m की वैल्यू अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब जो मास है जिसका कम होगा उसके लिए E/m की वैल्यू ज्यादा होगी। आप इसमें सोच लीजिए या मर्जी आपकी कैलकुलेट कर लीजिए। 1 एटम ये है भैया, आप पता कर लीजिए, हम बहुत बार आपको बता दिए हैं, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए अपने आप। विच ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर, गुड,
भैया एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन का नंबर क्या है, सेम। ऐसा नहीं होगा 1.5 इसका मतलब आधा प्रोटॉन, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल है। एटॉमिक वेट अगर यही मास नंबर होता, एटॉमिक वेट के जगह पर अगर मास नंबर होता तो मास नंबर भी होल नंबर है, बट एटॉमिक मास क्योंकि कार्बन 12 से रिलेट किया जाता है इसलिए फ्रैक्शन में भी आ सकता है। एटॉमिक रेडियस ये सब कुछ फ्रैक्शन में है। एटॉमिक नंबर आपका होल नंबर है। एटॉमिक मास की जगह मास नंबर हो तो ये भी आपका होल नंबर ही है। चलिए अगला, मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम कार्बन 14। यार कैलकुलेट करो तो मजा आ जाए, करिएगा और फिर बताइएगा, क्योंकि ऐसा हमने क्वेश्चन अभी हमने इलेक्ट्रॉन के लिए आपके लिए कैलकुलेट कर दिया है, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आप न्यूट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर लें। फर्स्ट यूज टू क्वांटम थ्योरी, क्वांटम क्वांटिटी फिक्स, सब जगह नहीं, जहां मर्जी वहां नहीं, एक फिक्स क्वांटिटी वहीं तक सब कुछ। ये सारी कहानी कौन सबसे पहले शुरू किए, बोर ने। एम वी आर इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई, ये इनके क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं रह सकता, एक फिक्स वैल्यू के साथ ही कहीं रख सकते हैं, यानी यहाँ इन्होंने क्वांटिटी फिक्स कर दी, जहां तहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा भैया, एक फिक्स वैल्यू है, या तो यहाँ या तो वहां, अदरवाइज कहीं नहीं। एक कहावत है, एक लेखपाल थे वो बोलते थे, या तो खतौनी वैसे ना तो सवा दुइसे, या तो आपको 0 रुपीज में आपके डॉक्यूमेंट मिलेंगे, नहीं तो भैया पैसा चाहिए तो 225, या तो खतौनी वैसे ना तो सवा दुइसे। उनका भी वो बोर का क्वांटम मॉडल फॉलो कर रहे थे, या तो इतना या तो कुछ नहीं। चलिए भाई, फॉलोइंग हैज लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये थोड़ा सा टेस्ट चेंज हुआ। अभी तो हम लोग एटम के फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवरी इसी पर बात कर रहे थे, ये आ गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कॉन्सेप्ट। पढ़ लिया हमने, खूब अच्छे से पढ़ा था। ये जो लाइट रेडिएशन है ये तरंग है, और इसके लिए हमने बहुत सारे वर्ड यूज किए थे, और उसमें हमने एक फार्मूला लिया था, C इक्वल टू न्यू लेमडा। C लाइट की वेलोसिटी है, लाइट की वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। न्यू और लेमडा एक दूसरे का प्रोडक्ट है, इसका मतलब इस न्यू और लेमडा अगर एक दूसरे से रिलेट करें तो न्यू इक्वल टू C अपान लेमडा। C को अगर आप गायब कर दीजिए तो न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान लेमडा, यानी न्यू और लेमडा के बीच उल्टा संबंध है। ये भी आप अच्छे से यहाँ देख लीजिए। C की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर न्यू की वैल्यू बढ़ती है तो लेमडा की वैल्यू घटती है। E बराबर एच न्यू, यानी न्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो एच न्यू की वैल्यू बढ़ेगी, यानी ई की वैल्यू बढ़ेगी। यानी आप अगर देखें तो एनर्जी अगर बढ़ाना है तो न्यू की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और न्यू की वैल्यू बढ़ाने का मतलब लेमडा की वैल्यू घटानी पड़ेगी। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, और इसके लिए हम आपको बहुत अच्छे से क्या दिखाएंगे, एक फिगर दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। वेवलेंथ बढ़ रही है, एनर्जी घट रही है, एनर्जी वेवलेंथ के साथ रिलेशन क्या है, इसको आप याद रखिएगा। C इक्वल टू न्यू लेमडा, न्यू इक्वल टू C अपान लेमडा, यानी न्यू और लेमडा के बीच इनवर्स रिलेशन है। और याद रखें 1/लेमडा को हम न्यू बार भी कहते हैं, वेव नंबर भी कहते हैं, तो न्यू इक्वल टू न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार। इस तरह से आप कई टर्म से हम लोग एनर्जी को समझेंगे, और एनर्जी का जो रिलेशन है, एनर्जी का जो रिलेशन है, एनर्जी बढ़ने पर न्यू की वैल्यू बढ़ती है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेव नंबर बढ़ेगा, लेकिन लेमडा की वैल्यू घटेगी। इस तरह से एनर्जी का इन सबसे रिलेशन है, आप इसको देखिए और फिर आप अपने क्वेश्चन को जाइए, और इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है उसे आप मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ भी आप देख लीजिए, अभी हमको वहां बताए थे, एक बार फिर से इस सीरीज को आप एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए तो अच्छा है। जिस भी तरह से आप याद करना चाहो आप अपने हिसाब से याद कर लें, या कई बार लिख करके समझ लीजिए, और इस सीरीज को देख करके आप यहाँ अपना करेक्ट आंसर बता सकते हैं, और आप मुझे बताइएगा। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन नहीं है,
अभी आप जब स्पेक्ट्रम देख रहे थे, यहाँ पर आप तमाम प्रकार के रेडिएशन देख रहे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रेज, IR, विजिबल, माइक्रोवेव, रेडियो, ऐसी तमाम तरह की तरंगे आप पढ़ रहे हो। लेकिन उसमें कहीं आपने अल्फा रे सुना? नहीं भाई। क्या वहां आपने कैथोड रे पढ़ा? नहीं पढ़ा। यानी ये सब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, ये लाइट, यानी ये जो पार्टिकल की बीम है, ये बीम ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, जैसे जल की एक धारा निकाल दो खूब तेज से, तो उसे वाटर रे कह सकते हो, लेकिन वो कोई रे नहीं है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, ये पार्टिकल की बीम है, जिसको हमने कैथोड रे, एल्फा रे, एनोड रे, ऐसा कुछ हमने कहा। ये पार्टिकल की बीम है, समझ गए? इसमें पार्टिकल्स होते हैं। ये प्रॉपर्टी कौन सी है? इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। अभी हम आपको दिखा दिए भाई। देखो भैया, एनर्जी का संबंध, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, यहां से आप समझिए। न्यू का संबंध 1/λ, 1/λ का संबंध न्यू बार से, यानी ये तीनों वैल्यू एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। लेमडा क्या है? वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य। न्यू बार क्या है? तरंग संख्या यानी वेव नंबर। तो भैया ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ये कनेक्ट है। और एम्पलीट्यूड का कोई दूसरा लेना देना नहीं है। ये एम्पलीट्यूड क्या है? एक डायरेक्शन में किसी तरंग के द्वारा चली गई दूरी, एक कंपन में, ये वाला आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका वेवलेंथ हो जाएगा। अगला, बेस्ट मेटल यूज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक सेल। मेरे दोस्त बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से अच्छा है, आपने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब किसी मेटल सरफेस पर कोई रेडिएशन पड़ती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अरे भैया, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? जहां इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो, यानी जो एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता हो। और इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहलाती है। और आपके पास जो ऑप्शन है उसमें देखिए मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन सा है, और वही आपका इलेक्ट्रॉन दे देगा। और जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, तो जब लाइट रेडिएशन पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। तो लाइट रेडिएशन जो भी आ रही है उसकी एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। उससे कम है तो नहीं, ज्यादा है उतनी ही है तो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, लेकिन कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेगा। ये हम आगे चल करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि ये मेटल सरफेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आकर के इस पर पड़ी। और यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से मुझे पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट क्या है? पार्टिकल है। और यहाँ पर जो एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ वेवलेंथ। यहाँ पर हमने इसको पार्टिकल नेचर मानते हुए हमने फोटान कहा था। जब फोटान आकर के मेटल सरफेस से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, और इजेक्ट करने के बाद में एक मिनिमम एनर्जी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। वो जो मिनिमम एनर्जी आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर उस मिनिमम एनर्जी से ज्यादा है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, एक्स्ट्रा वाली। जैसे मान लीजिए कि मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 10 यूनिट की एनर्जी चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो फोटान आ रहा है उसकी एनर्जी 15 यूनिट है। तो 10 यूनिट तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होगा, और जो 5 यूनिट एक्स्ट्रा है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये हम समझ लिए। दूसरी बात, जो नंबर ऑफ फोटान जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ फोटान जितने ज्यादा होंगे, यानी लाइट की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा आपका मेटल। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को आगे समझिएगा। अगला आपको क्वेश्चन हो गया, एनर्जी रिक्वायर टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। भाई कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए? अभी आपको बता ही दिया भैया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है भैया? किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी पर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? अभी हमको बता दिया, म्यू, लेमडा और न्यू बार। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर पर डिपेंड करती है। इन तीनों पर डिपेंड करती है भैया। इसका मतलब इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं, इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटान। अगर नंबर ऑफ फोटान बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ रही है। अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इंटेंसिटी बढ़ने के साथ जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं इनकी संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की
संख्या बढ़ जाएगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी आपने बढ़ा दिया, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इजेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आपने पढ़ा होगा, हाई एनर्जी स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में आता है तो फर्स्ट में आ जाए तो लाइमन, सेकंड में बामर, फिर थर्ड में पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। तो आप जान रहे हो लोअर एनर्जी में थर्ड में आ रहा है तो पास्चन सीरीज आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आइंस्टीन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज, भैया आइंस्टीन ये भी किए हैं, ये भी किए हैं, ये भी किए हैं, इसमें भी इन्होंने अपना रोल अच्छा खासा प्ले किया है, लेकिन इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। अब देखिएगा, हमने आपको अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, हाइड्रोजन एटम कैन एब्जॉर्ब ये फोटॉन, यानी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब तो कर सकता है बट इमिट नहीं कर सकता है। भैया अगर एब्जॉर्ब करेगा तो वो लोअर एनर्जी लेवल से वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, बट अगर इमिट करेगा तो वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में चला आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें देखिए किसमें सेट करो तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में नहीं आ जाए। भैया हमारा इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में है, यानी फर्स्ट सेल में है, अगर ये एनर्जी रिलीज करे तो 1s से लोअर एनर्जी में जाएगा, तो 1s से लोअर एनर्जी है ही नहीं, जब वो बॉटम पर बैठा ही है, जब वो ग्राउंड स्टेट पर ही बैठा है तो इससे नीचे और कहाँ चला जाएगा, जमीन में गड्ढा खोद के न्यूक्लियस में घुस जाएगा क्या। इसका मतलब ये 1s में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में तो चला जाएगा, बट 1s में इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन इमिट करके वो उससे लोअर एनर्जी क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है तो वहां पर वो नहीं जा पाएगा। तो ऑप्शन आपका आ गया 1s। बहुत अच्छा। एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एनर्जी सीधा सीधा मतलब है भैया, एनर्जी का मतलब है एच न्यू, और आप जानते हैं न्यू का मतलब है एच सी अपान लेमडा, तो किससे इसका इनवर्स रिलेशन है, लेमडा, लेमडा बोले तो वेवलेंथ, कोई दिक्कत नहीं। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, भैया ये दो वैल्यू हैं, ये वाला अर्ग और ये वाला जूल सेकंड में है। ये तो आपका एक मोल के लिए जो आप कैलकुलेट करते थे, इसका अगर नाम बोला जाए तो इसको हम एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, तो मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो जूल सेकंड में, तो दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी लेवल टू फर्स्ट, हम आपको बहुत बार बोले थे जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम सीरीज की हम बात करते हैं तो हमें जो स्पेक्ट्रम की बहुत सारी जो लाइनें मिलती हैं वो डिपेंड करती हैं किस लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, और लोअर एनर्जी आपका फर्स्ट है तो ये लाइमन सीरीज का केस है, क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है तो विजिबल रीजन में, आईआर रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में, किस में आएगा तो हायर एनर्जी लेवल वाला जो रीजन होगा दैट इज योर यूवी रीजन में आएगा। अगला इलेक्ट्रॉन एच जंप कहाँ कर रहा है, फिफ्थ से सेकंड में, सेकंड में आ रहा भैया, आ रहा है भैया, आपको मालूम है ये वाला लाइमन है, विजिबल में आपका बा, और ये सब कुछ उसके बाद वाले सब कुछ आ रहे हैं, तो भैया आपका आंसर यही होगा। एक बार आप जाकर के लेक्चर देख लीजिएगा। लाइन स्पेक्ट्रम सिंगल एटम के लिए भैया एटम की प्रॉपर्टी है। मॉलिक्यूल की बात करें तो ये बैंड स्पेक्ट्रम शो करता है, हमने स्पेक्ट्रम समझाते समय आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम ऑब्टेन फ्रॉम इनकैंडिसेंट सॉलिड, भैया सॉलिड को इतना गर्म करो कि सफेद चमकना शुरू कर दे, और जो सफेद यानी तप्त उज्जवल बोलते हैं, इनकैंडिसेंट का मतलब सफेद तप्त, रेड हार्ट का मतलब लाल है और गर्म है, तो रेड हार्ट जो आपका है वो आपका आईआर, लेकिन जो व्हाइट हार्ट है तो व्हाइट हार्ट का मतलब है सफेद तप्त, इसके लिए इनकैंडिसेंट, और आपको मालूम है व्हाइट लाइट यानी क्या है ये व्हाइट लाइट, और व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर वेवलेंथ दैट इज योर विबग्योर, 7 रंग की जो तरंगे हैं इंद्रधनुष वाली, बैनिया पिनाला, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, और जब ये सातों कलर एक साथ होंगे तो इसको आप बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करें तो आपका यही है। अगला क्वेश्चन आपका आ गया ऑक्साइड है नाइट्रोजन का,
मॉलिक्यूलर वेट उसका 30 है। पूछ क्या रहे हैं भैया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। भैया नाइट्रोजन का ऑक्साइड एन वो आपको मालूम है, नाइट्रोजन का होता है भैया 7 एंड 14, इसका है 6 वो सॉरी 8 और 16, इनको जोड़ दीजिए भैया 30, इसका मतलब 7 और 8, और आपको मालूम है 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैक्सिमम वेवलेंथ, आप भैया ग्राफ देखिए और आंसर बताइएगा। अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल बी मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी का मतलब उसको लोअर एनर्जी लेवल में आना है, और लोअर एनर्जी लेवल का मतलब लाइमन सीरीज की बात हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एनर्जी लेवल में आना है, n1 में आना है, और n1 में तो आना है, तो n1 यहाँ भी है, n1 यहाँ भी है, n1 यहाँ भी है, तो अगर 3 से आ जाए, 2 से आ जाए, 4 से आ जाए, तो जितने ज्यादा गैप उतने ज्यादा एनर्जी, तो आपके लिए करेक्ट आंसर ये रहा। इस तरह से मेरे दोस्तों आप लोग हमारे साथ इस लंबी यात्रा में धैर्य पूर्वक हमारे साथ रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग बहुत जल्दी से इसके अगले पार्ट में मिलेंगे, क्योंकि लेवल 1 के अभी और क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाएंगे अदर टॉपिक्स से रिलेटेड, फिर उसके बाद लेवल 2 और लेवल 3। अगर आप लोगों का बढ़िया प्रेम मोहब्बत और स्नेह मिला तो इस सीरीज को हम पूरा कंप्लीट कराएंगे, ताकि आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरह से कंप्लीट हो जाए कि वो चाहे किसी भी तरह का बोर्ड एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इससे आपके एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ये हमारा वादा है, और इस वादे में आप लोग हमारा साथ दें, तभी ये काम संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।